नमस्कार मित्रों, मैं अनुज कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आदिकालीन साहित्य, लौकिक साहित्य के बारे में बताएंगे। मित्रों, आदिकाल में अनेक तरह की साहित्यिक रचनाएं हुई। पिछली वीडियो में मैंने रासो साहित्य, धार्मिक साहित्य के अंतर्गत सिद्धनाथ, बौद्ध, जैन साहित्य के बारे में आपको बता चुका हूँ। आज हम बताते हैं लौकिक साहित्य के अंतर्गत एक प्रमुख कवि विद्यापति के बारे में। कवि विद्यापति मित्रों, विद्यापति जो थे आदिकाल और भक्ति काल, संधि काल के कवि माने जाते हैं। हालांकि सही मायने में तो ये आदिकाल के ही कवि थे, लेकिन इनका जो जीवन काल है आदिकाल और संधि काल के कवि भी कहा जाता है। चलिए, ये आदिकाल के लौकिक कवि थे। लौकिक कवि का मतलब है लोगों का कवि, जनता का कवि, आम लोगों का कवि। आदिकाल में लगभग सभी साहित्यकार, कवि, बड़े रचनाकार जो थे किसी राजा के दरबार में रहते थे, दरबारी कवि होते थे, राजा का गुणगान करते थे और अभिजात साहित्य रचते थे। लेकिन विद्यापति राज दरबार में रहकर भी आम जनता के लिए लिखे। वहाँ के लोगों के बारे में, लोगों के रुचि के बारे में, पर्व त्यौहार के बारे में, रीति रिवाज के बारे में और कुरीति के बारे में ये वर्णन किए हैं। इनमें से दो कवियों का नाम आता है। एक था अमीर खुसरो, जो दिल्ली के अनेक सुल्तानों के दरबार में रहे। हम उनके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी बात कर रहे हैं विद्यापति। विद्यापति बिहार के थे। ये मैथिली भाषा के सबसे बड़े कवि माने जाते हैं। मैथिली बोली उत्तरी बिहार में बोली जाती है, खासकर दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, मुंगेर, भागलपुर इत्यादि जिले में मैथिली बोली चलती है। प्राचीन काल में इस क्षेत्र को मिथिला कहा जाता था। रामायण में भी मिथिला के बारे में पढ़े होंगे। तो मिथिला क्षेत्र की बोली को मैथिली कहा जाता है। विद्यापति मैथिली बोली के सबसे बड़े कवि हुए हैं। चलते हैं, ये आदिकाल के लौकिक कवि थे। लौकिक का मतलब है आम जनता के कवि, आम जनता के कवि। लोक कवि का मतलब ही आम जनता के कवि, जो लोगों की रुचि के बारे में, परंपरा के बारे में, बोली के बारे में, पर्व त्योहार के बारे में वर्णन करने वाले हैं। ये लोक कवि थे। ठीक है। इनके गुरु का नाम हरि मिश्र था। याद रखना, हरि मिश्र था। विद्यापति के गुरु का नाम हरि मिश्र था। ऐसा भी कहा जाता है कि विद्यापति इनकी उपाधि थी, राजा के द्वारा दिया गया सम्मान में नाम है। इनके वास्तविक नाम के बारे में कुछ पता नहीं चलता है। हो सकता है कि इनका वास्तविक नाम कुछ और रहा हो, लेकिन इसके बारे में भी कुछ क्लियर नहीं कहा गया है। लेकिन संभावना है कि, उम्मीद है कि विद्यापति इनकी उपाधि रही होगी। अब है इनकी अवधि, इनका जीवन काल के बारे में कुछ कन्फर्म नहीं कहा जाता है। एक संभावना है कि इनका जन्म
इनकी अवधि, इनका जीवन काल 1350 ईस्वी से 1450 ईस्वी के बीच संभवतः, एक संभावना के आधार पर कि इनका जीवन काल 1350 ईस्वी से 1450 ईस्वी तक है। कहीं कहीं किसी पुस्तक में 5 साल 10 साल का फर्क हो सकता है, क्योंकि आदिकाल के जितने भी रचनाकार हैं उनके जन्म काल के बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है, और उनके माता पिता, उनके गुरु के बारे में तो और भी कुछ नहीं कह सकते हैं। हालांकि किसी के मिलते हैं, किसी के मतभेद भी हैं, लेकिन विद्यापति का जो जीवन काल है संभवतः 1350 से 1450 ईस्वी के बीच, और इनके गुरु का नाम हरि मिश्र था। ये 3 भाषाओं के कवि थे, ये 3 भाषाओं के कवि थे। संस्कृत, अबहठ और मैथिली। विद्यापति 3 भाषाओं के कवि थे, संस्कृत के, अबहठ के और मैथिली बोली के कवि थे। चलिए अब हम इनके बारे में आगे चलते हैं। ये मिथिला के राजा, मिथिला के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह दरबारी कवि थे। ये मिथिला के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे, लेकिन दरबार में रहते हुए भी आम लोगों के लिए कविता रखते थे, लिखते थे। हालांकि दरबारी संस्कृति पर भी कविता लिखे हैं, रचना किए हैं। कीर्ति लता, कीर्ति पताका इनका जो है प्रशस्ति परक ग्रंथ है, लेकिन मुख्य रूप से आदिकाल के ये लौकिक कवि ही कहे जाते हैं। हाँ, मैंने एक बात बताया कि ये संधि काल के कवि थे। ये संधि काल के भी कवि हैं, कवि माने जाते हैं। संधि काल का मतलब होता है कि 2 युगों के बीच की अवधि। पुराना काल खत्म होने वाला है, नया काल आने वाला है। तो विद्यापति का जो जीवन काल है आदिकाल और भक्ति काल के बीच का है। हालांकि सही मायने में तो आदिकाल के कवि हैं, लेकिन इनको संधि काल का कवि कहा। यह संधि काल क्या है कि वीर गाथा काल या जिसको आदिकाल कहते हैं, और भक्ति काल के मध्य के कवि हैं। तभी तो संधि काल माना जाएगा। अगर संधि काल के हैं तो किस काल के हैं, किन 2 कालों के बीच का है। संधि मतलब 2 कालों के बीच की अवधि। तो भक्ति काल आने वाला था और आदिकाल खत्म होने वाला था, उसी काल के कवि हैं। अब इनकी एक पंक्ति बड़ी फेमस है, देसिल वैना सब जन मिठा, ते तैसन जपऊं अभट्ठा। देखिए ये पंक्ति बड़ी प्रसिद्ध है। देसिल वैना सब जन मिठा, ते तैसन जपऊं अभट्ठा। एक्चुअली देसिल बैना का मतलब है अबहठ की बोली। इनकी रचनाएं अबहठ में है, जिसको अबहठ भी कहते हैं। अपभ्रंश की अंतिम अवस्था को अबहठ बोलते हैं।
इसका मतलब है कि संस्कृत का मर्म तो कोई कोई समझता है। संस्कृत कठिन भाषा हो गई थी, ब्राह्मणों की भाषा हो गई थी। प्राकृत का मर्म भी कोई कोई ही जानता था, और देशी भाषा यानी अभट सभी समझते हैं। इसीलिए हम देशी भाषा में कविता करते हैं, अभट में कविता करते हैं, क्योंकि यह बोली जो है देसी बोली, देसिल बने देसी बोली यानी अभट बोली सबको मीठी लगती है। इसलिए अभट बोली में ही मैं रचना करता हूँ। ये पंक्ति बहुत पूछता है कि देसिल बहना सबजन मिठा ते तैसन जबाऊं हटपट्ठा। ये विद्यापति की उक्ति के बारे में बहुत पूछा गया है। चलिए अब हम आगे चलते हैं कि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं। मित्रों, इनकी जो सबसे प्रसिद्ध रचनाएं हैं वो है पदावली, जो मैथिली साहित्य की सबसे अत्यंत प्रमुख रचना है, और इसी वजह से विद्यापति मैथिली के सबसे बड़े कवि कहा जाते हैं। चलिए आइए चलते हैं। पदावली, इसके लेखक विद्यापति हैं। इसमें क्या है, मैथिली गीतों का संग्रह है। पदावली, इसमें गंगा की स्तुति है, शिव की स्तुति है, दुर्गा की स्तुति है, राधा कृष्ण के, ठीक है। इसमें गंगा, शिव, दुर्गा, पार्वती, राधा कृष्ण से संबंधित पद है। पद या भजन भी कह सकते हैं, भजन है। इसमें से इनका नचारी बहुत प्रसिद्ध है। नचारी, यह नचारी क्या है, विद्यापति के शिव भजन, विद्यापति के शिव भजन को नचारी कह दिया जाता है। पूछता है कि नचारी क्या है, तो विद्यापति के शिव भजन। देखिए मैथिली गीतों में क्या है, गंगा के बारे में स्तुति है, आप लोग सुने होंगे। बड़ा सुख सार पावल तुअ तीरे, छाड़ित निकट नयन बह नीरे, कर जोरी बिनमौ विमल तरंगे, पुनि दर्शन हो पुण्यमति गंगे। ये भजन काफ़ी फेमस है। ऐसे मिथिला का एक प्रयाण गीत है, वीर रस का गीत है, जो आप लोग सुने होंगे। जय जय भैरवी असुर भयामिनी, पशुपति भामिनी माया। यह गीत जो है विद्यापति का ही लिखा हुआ है, वीर रस का है, इसमें भक्ति रस भी आ जाता है। यह गीत मिथिला में बहुत प्रसिद्ध है, इसे मिथिला का प्रयाण गीत कहा जाता है। इस भजन को गाने में, सुनने में भक्ति रस के साथ साथ वीर रस का भी संचार हो जाता है। आप लोग ये भजन सुने होंगे। इसके अलावा दुर्गा की, पार्वती की, राधा कृष्ण से संबंधित भजन है। लेकिन मित्रों, मैं कहता हूं कि विद्यापति के बारे में कहा जाता है कि कुछ लोग कहते हैं भक्त कवि थे, कुछ लोग कहते हैं कि श्रृंगार के कवि थे, कुछ लोग कहते हैं भक्ति श्रृंगार दोनों के कवि थे। हालांकि इनमें अधिकतर विद्वानों में थोड़ा थोड़ा अंतर है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल तो इसको श्रृंगारी कवि ही मानते हैं। देखिए, आचार्य शुक्ल के अनुसार विद्यापति श्रृंगारी कवि। इनके जो श्रृंगार के भजन है, गीत है, राधा कृष्ण से संबंधित है। इनके श्रृंगार परक गीत राधा कृष्ण के प्रेम से संबंधित है।
इन्होंने श्रृंगार के जो गीत लिखे हैं उनके नायक नायिका राधा और कृष्ण है, इसलिए इनको भक्त कवि भी कह दिया जाता है। लेकिन आचार्य शुक्ल कहते हैं कि श्रृंगारी कवि ही थे, और अधिकतर विद्वान भी मानते हैं, हाँ कुछ मानते हैं कि ये भक्ति और श्रृंगार के कवि थे, क्योंकि इनके भक्ति परक गीत भी हैं और राधा कृष्ण के श्रृंगार परक जो गीत हैं वो भक्ति से संबंधित भी है। जहाँ राधा कृष्ण का वर्णन हो जाता है तो थोड़ा भक्ति भी आ जाता है। अब आते हैं कि हिंदी में गीति पद के जनक गेय पद, जिसको हम भजन कह देते हैं, हिंदी में गीति पद, गेय पद, इसी को गेय पद कह लीजिए या साफ शब्दों में भजन कह लीजिए। भजन हिंदी में गीति पद, जिसको अंग्रेजी में लिरिक बोलते हैं, लिरिक। हिंदी में लिरिक या गीति पद, गेय पद के जो जनक हैं विद्यापति ही हैं, विद्यापति हैं। ये बहुत पूछता है, जैसे इनके गीति पद है, नंदक नंदन कदम्बक तरुतर धीरे धीरे मुरली बजाब, या अभी आपको मैंने दो भजन की पंक्तियां सुनाया, जय जय भैरवी असुर भयाबिनी, ये भजन है, गेय पद है। या बड़ा सुख सार पावलत तीरे, ये गेय पद है। या माधव हम परिणाम निराशा हो गया, या आयल ऋतुपति राज बसंत हो गया, ये सब गेय पद हैं, गीति पद हैं, भजन हैं, लिरिक हैं। ठीक है, इनके कि हिंदी में गीति पद के जनक है। इनके पहले हिंदी में गीति पद, गेय पद या भजन नहीं होता था, संस्कृत में होते थे। बाद में इन्हीं के आधार पर सूरदास, कबीरदास, मीराबाई, तुलसीदास, इसी के आधार पर इन्हीं के देख कर ही भजन लिखे हैं। बाद के कवियों ने ये बाद के कवियों ने कौन कौन हो गए? कबीर हो गया, सूरदास हो गए, तुलसी हुए, मीराबाई हुए। मीरा के पद इसी आधार पर है। तुलसीदास, कबीर, सूर, मीरा के पद जिसको भजन कहते हैं, बड़े फेमस है। तो हिंदी में सबसे पहले गीति पद के जनक विद्यापति ही थे। ऐसा भी कहा जाता है कि कृष्ण परंपरा का ये प्रथम कवि थे। हिंदी में कृष्ण भक्ति परंपरा के प्रथम कवि थे, क्योंकि इसके पहले जो कृष्ण भक्ति की जो परंपरा थी वो संस्कृत में थी। हिंदी में प्रथम कवि हैं। अब आते हैं इनकी रचनाएं। मित्रों, विद्यापति की रचनाएं लगभग 1 दर्जन के आसपास है। सबसे प्रमुख ग्रंथ 3 हैं। एक है विद्यापति, जो मैथिली गीतों का संग्रह है। इनकी प्रसिद्धि का मेन कारण यही है। इसके अलावा है कीर्तिलता है, कीर्ति पताका है, इसमें राजस्तुति के बारे में बताया गया है। बाकी संस्कृत के ग्रंथ है दान वाक्यावली, दुर्गा भक्ति तरंगिनी, और भी इनके नाटक है, पुरुष परीक्षा है, गोरक्ष विजय है। इनके ग्रंथ लिख रहा हूं। चलिए, ये है पदावली, ठीक है, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, ये तीनों ग्रंथ इनके बहुत प्रसिद्ध हैं। याद रखना, बहुत पूछता है। पदावली के कवि, ये मैथिली में है, याद रखना है, मैथिली में है, मैथिली गीतों का संग्रह है पदावली। विद्यापति की प्रसिद्धि का आधार यही है। ये दोनों ग्रंथ अबहठ में हैं। अबहठ
इसके अलावा और भी ग्रंथ हैं। गोरक्ष विजय, गोरक्ष विजय लिखिए, गोरक्ष विजय। भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, शैव सर्वस्व सार, शैव सर्वस्व सार, दान वाक्यावली, दुर्गा भक्ति तरंगिनी, दुर्गा भक्ति तरंगिनी, पुरुष परीक्षा, गोरक्ष विजय, भू परिक्रमा, शैव सर्वसार, दान वाक्यावली, दुर्गा भक्ति तरंगिनी, गंगा वाक्यावली, इत्यादि। ये जो है विद्यापति के प्रसिद्ध ग्रंथ है। मैंने बताया कि विद्यापति संस्कृत के कवि थे, अभट्ट के भी कवि हुए हैं और मैथिली के भी। अब आते हैं मित्रों इनकी उपाधियां। इनको अनेक उपाधियों से नवाजा गया है, ठीक है। दरअसल विद्यापति जो है मिथिला क्षेत्र के प्रतिनिधि कवि है। मिथिला की संस्कृति के प्रतिनिधि कवि हैं। जहां प्रतिनिधि कवि आ गया तो सबसे बड़े कवि कह सकते हैं। मिथिला के जितने भी पर्व त्योहार हैं, रीति रिवाज हैं, उनसे संबंधित विद्यापति के गीत हैं। हालांकि इनके गीतों में कुछ वहाँ की बुराइयां भी आ गई है, क्योंकि कोई भी समाज और कोई भी समय, कोई भी काल खंड में कुछ न कुछ बुराइयां होती है, तो विद्यापति के गीतों में भी आ गया है। तो खैर इसमें बुरा मानने वाली चीज़ नहीं है। कोई भी व्यक्ति हो, वस्तु हो, समय हो, समाज हो या कालखंड हो, कुछ न कुछ बुराई होती है, तो विद्यापति में भी आ गए हैं। विद्यापति के बारे में कहा जाता है कि श्रृंगार की जो रचनाएं हैं बड़ी सरस है। बिल्कुल, कुछ रचनाएं ऐसी है जब पढ़ेंगे तो लगेगा कि एक भक्त कवि होकर श्रृंगार की कैसी रचनाएं कर रहा है। खैर कवि स्वतंत्र होते हैं, कवि की कल्पना पर विराम नहीं हो सकता है, लेकिन उस अश्लीलता में भी आनंद है, काव्य रस है, श्रृंगार रस है। मित्रों, मिथिला का कोई भी पर्व त्योहार है विद्यापति के गीतों के बिना अधूरा माना जाता है। मिथिला की अमराई हो, खेत खलिहान हो, पर्व त्योहार हो, सुख दुख हो, वहाँ का लोकमानस से संबंधित इनके अनेक भजन हैं, आप लोग सुने भी होंगे। अब आते हैं इनकी उपाधियाँ। इनको अनेक उपाधियों से नवाजा गया है। आइए चलते हैं। इनकी कितनी उपाधियाँ हैं? उपाधियाँ, इनको अभिनव जयदेव भी कहा गया है। अभिनव जयदेव, जयदेव संस्कृत के बहुत बड़े कवि हैं। इनकी रचना गीत गोविंद है, जिसमें राधा कृष्ण से संबंधित गीत हैं। उसी तरह विद्यापति राधा कृष्ण से संबंधित गीत मैथिली में लिखे, जो पदावली में संग्रहित है। तो जिस तरह कवि जयदेव ने राधा कृष्ण से संबंधित पद लिखे, भजन लिखे, गीत लिखे, उसी तरह विद्यापति भी मैथिली में, हिंदी की जो बोली है, मैथिली में गीत लिखे हैं। इसीलिए इनको अभिनव जयदेव भी कहा जाता है। इनको एक नाम है मैथिल कोकिल। मैथिल कोकिल इन्हीं को कहा गया है। कोकिल बोलते हैं कोयल को, यानी मिथिला का कोयल। तो जो कोकिल के जो उपाधि है अधिकतर कवि को दिया जाता है या कलाकार गायक को ही दिया जाता है। खासकर गायक और कवि को दिया जाता है। जैसे लता मंगेशकर को स्वर कोकिला बोलते हैं, या शारदा सिन्हा जी को बिहार कोकिला कह देते हैं। तो कोकिल या कोकला जो लगाया जाता है किसी गायक और कवि के नाम पर भी कवि को कहा जाता है।
तो इनको मैथिल कोकिल कहा जाता है। इनको और भी नाम है, पंचानन भी कहा गया है, दशावधान भी कहा गया है, खेलन कवि भी कहा गया है, इनकी उपाधियां हैं। ठीक है, राजशेखर भी कहा गया है, ये उपाधि है। नव कवि शेखर भी कहा गया है, नव कवि शेखर। ये विद्यापति की उपाधियां। सबसे दो उपाधि इनका बड़ा फेमस है, अभिनव जयदेव और मैथिल कोकिल। बहुत पूछता है कि अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है, तो विद्यापति को। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है, तो विद्यापति को। विद्यापति हिंदी के महान कवियों में इनकी गिनती होती है। तो मित्रों, मैं विद्यापति के बारे में जो कुछ बताया, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ज़रूरी बातें जो सीटेट है, ज़रूरी बातें आपको बता चुका हूँ। अभी जो मैंने विद्यापति के बारे में जो कुछ बताया, ये इस तरह के जो प्रश्न सीटेट हो गया, यूपी टेट हो गया, यूपीएसआई हो गया, कांस्टेबल हो गया, लेखपाल हो गया, बीडीओ हो गया, बीएड एंट्रेंस हो गया, हिंदी से संबंधित और भी एग्ज़ाम हैं, जैसे यूजीसी नीट हो गया, राज्य लेवल की जो परीक्षाएं हैं, उन परीक्षाओं में इससे प्रश्न किए जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। नमस्कार।